नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में एक बार फिर से। इसके पहले हमने पढ़ा था साथियों शोध के प्रकार। ठीक है, कितने टाइप्स के शोध होते हैं हमने देख लिया था। अब हमें पढ़ना है शोध की पद्धतियाँ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यूजीसी नेट जेआरएफ में, स्टेट सेट में, एमपी सेट में, महाराष्ट्र सेट में, ये हर जगह पर पूछा जाता है ना, पेपर फर्स्ट के अंदर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रमुख रूप से क्या पढ़ेंगे, शोध की पद्धतियाँ। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि पद्धतियाँ होती क्या है। पद्धतियाँ विधि एक ही तरह की होती हैं, एक ही दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है परिभाषा में। तो शोध पद्धतियाँ वे व्यवस्थित प्रक्रियाएं या तकनीकें हैं जिनका उपयोग शोधकर्ता किसी समस्या का समाधान खोजने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए करता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, शोध पद्धतियाँ क्या हैं। ये किसी भी शोधकर्ता के द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी। मान लीजिए मैं क्या हूँ, अनुसंधान करता हूँ या शोध करता हूँ, तो मैं जिस भी विधि या मेथड का यूज़ करूँगा वही मेरी शोध की पद्धति हो जाएगी। शोध की पद्धतियों को किसी भी समस्या को हल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी परिकल्पनाएँ, जो हाइपोथेसिस होती हैं ना, जो मनगढ़ंत के अंतर हमारे जो कहानियाँ चलती रहती हैं और जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, उन सबको प्रमाणित करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए इन शोध पद्धतियों का ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो कई सब शोध की पद्धतियाँ होती हैं, परीक्षणात्मक होती हैं, वर्णनात्मक होती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसीलिए तो हम आज यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। क्या लिखा हुआ है, ये पद्धतियाँ शोध की प्रकृति, उद्देश्यों और समस्या के प्रकार के अनुसार चयनित की जाती हैं। क्या की जाती है, चयनित। ध्यान दीजिएगा, चयनित मतलब चूज़ करना। पद्धतियों को चूज़ कैसे करना है, पहले हमको उस प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है, और उस प्रॉब्लम की प्रकृति को समझना है, और उस प्रॉब्लम के उद्देश्य को समझना है, और फिर उसके बाद हमको अपने शोध को चुनना है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं ना, तो वहाँ पर हमको शोध को चुनना है कि कैसी विधि से हम अपनी समस्या का हल कर सकते हैं, विश्लेषण पर पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध पद्धतियों की विशेषताएं। तो पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, तो एक सीधा सा मतलब होगा इसका कि जो भी तार्किक पद्धतियां हैं, तर्क पर आधारित पद्धतियां हैं, जिनको प्रमाणित करना पॉसिबल होगा, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होंगी। ठीक है, क्या होगा, जो तर्क पर आधारित होंगी पद्धतियाँ, जिनको प्रमाणित करना पॉसिबल होगा, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध की पद्धतियाँ कहलाएंगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा सुसंगत प्रक्रिया। इसमें लिखा गया है कि एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए। ठीक है, और जो शोध की पद्धतियाँ होती हैं ना, इनके अंदर यही क्रम हमको दिखाई देता है। ये सुसंगत होती हैं, चरणबद्ध होती हैं। ठीक है, व्यवस्थित लगा होता है, स्टेप बाय स्टेप्स हम फॉलो करते रहते हैं। फिर है थर्ड नंबर पर डेटा संग्रह और विश्लेषण। तो डेटा संग्रह विश्लेषण नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो हमारा डेटा निकल के आएगा उसको एकत्रित करना है। ठीक है, और मानकीकृत तकनीकों का उपयोग करना है। ठीक है, किसके लिए, ताकि हम अपने डेटा का विश्लेषण कर सकें। ठीक है, ये है शोध की पद्धतियों का एक और विशेषता, डेटा का संग्रह भी और उसका विश्लेषण भी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सार्वजनिक पद्धति। सार्वजनिक पद्धति नाम से पता चल रहा है सभी के लिए। इसको क्या किया जा रहा है कि जो भी परिणाम निकल के आएंगे ना, उनको सत्यापित किया जा सकता है। इसका मतलब शोध की प्रक्रिया से जो भी परिणाम आएगा उसको सार्वजनिक तौर पर क्या कर सकते हैं, हम सत्यापित कर सकते हैं, या सभी के लिए वो क्या हो, बराबर होगा। ऐसी शोध की पद्धतियों की एक और विशेषता हो जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला है हमारा लक्ष्य केंद्रित। तो लक्ष्य केंद्रित में क्या है, जो आपका एम होता है। ठीक है, शोध पद्धतियाँ चूज़ करने से पहले आपको पता होता है कि उद्देश्य क्या है, किस लिए हम इसको चूज़ कर रहे हैं। बस उसी उद्देश्य को पकड़ करके रखिए। यही बोला जा रहा है कि शोध पद्धतियों के शोध के उद्देश्य को, ठीक है, और जो समस्या होती हैं उसको हल करने के लिए इसी लक्ष्य केंद्रित का हमको यूज़ करना है। मतलब कि एम बेस्ड होना चाहिए, जो एम चूज़ कर लिया है उसी के पीछे हमको दौड़ते चलना है। ठीक है, ये हमारी लाइफ में भी यूज़ होता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शोध पद्धतियों के प्रमुख वर्ग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको मैंने इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि इसी को वर्ग और इसी को कभी कभी प्रकार भी बोल दिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में
क्या होता है, शोध की जो प्रकार होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेजर तो 5 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, बट उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो वर्ग हैं वो प्रमुख रूप से केवल और केवल 2 ही हैं, ठीक है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो वर्ग क्या होते हैं, शोध पद्धतियों के 2 वर्ग हैं। पहला कौन सा है, सैद्धांतिक शोध पद्धतियाँ, और दूसरा कौन सा है, प्रायोगिक शोध पद्धतियाँ, ठीक है। सैद्धांतिक शोध पद्धतियों में क्या होगा, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि किसी हिस्ट्री और साहित्य की क्या हो गई, हमको समीक्षा करनी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करना है, तब वो शोध की पद्धतियों के अंतर्गत आएगा। दूसरा सैद्धांतिक शोध के अंदर कर, ठीक है। दूसरा हो गया, मान लो कि हमको दस्तावेज़ दिया गया है या फिर पुराने प्राचीन काल के अभिलेख मिले हैं, उनका अध्ययन करना है, तो ये भी सैद्धांतिक शोध पद्धतियों के अंतर्गत आएगा। मैंने 2 बताया है ना, एक साहित्य की समीक्षा हो गया, दूसरा किसी भी दस्तावेज या अभिलेखों का क्या करना है, हमको अध्ययन करना है, ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेखों का तब। और तीसरा एक और इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग कि जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जो मौलिक सिद्धांत होते हैं ना, उनका हमको क्या करना होता है, जब निर्माण करना होता है उन सिद्धांतों को, मौलिक सिद्धांतों के जब निर्माणित करना होता है तब भी सैद्धांतिक शोध का यूज़ किया जाता है। जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं सभी को ध्यान से गौरपूर्वक अपने नोट्स में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए प्रायोगिक शोध पद्धतियाँ। तो प्रायोगिक शोध पद्धतियों में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसमें एक्सपेरिमेंटल होता है, नाम से ही दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा वर्ग कौन सा है, प्रायोगिक शोध पद्धतियाँ। इसमें क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, है ना, एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन किया जाएगा, और उसके बाद जो डेटा निकल के आएगा उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, डेटा का संग्रह करना है हमको, ठीक है, और फिर लास्ट में उसका गणितीय रूप से, सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण कर देना है। तो ये हो गया प्रायोगिक शोध की पद्धतियाँ, ठीक है साथियों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार मैंने बताया ना कितने टाइप से, मेजर 5 टाइप्स के मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जो कि आते हैं एग्ज़ाम में, उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। और यदि कोई आप अपनी थीसिस करते हैं और वहाँ पर किसी ऐसी मेथड की यूज़ करते हैं जो कभी यूज़ नहीं किया गया, तो ये एक नई शोध की प्रकार आ जाएगी, ठीक है। तो ये शोध के प्रकार घटते बढ़ते रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये हल्का फुल्का वर्ग से मिलता हुआ है, वर्ग में जो हमारा क्या था ना, प्रयोगात्मक शोध पद्धतियाँ, उसी से मिलता जुलता है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है, प्रयोगात्मक शोध किसी घटना या प्रक्रिया के में कारण और प्रभाव के संबंध को समझने के लिए किया जाता है। इससे शोधकर्ता स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन करता है। तो प्रयोगात्मक शोध वो सभी एक्सपेरिमेंट इसके अंतर्गत आ जाएंगे जिनमें हमको कारण और प्रभाव जानना होगा, जिनमें हमको कारण और प्रभाव क्या करना है, जानना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लैब में किसी वायरस का इन्वेंशन हो गया, तो ये पता करना है कि किस गलती की वजह से कोई वायरस डेवलप हो गया, मतलब कारण जानना है उसका, ठीक है। दूसरा, उसका प्रभाव क्या होगा, इंसानों पर यदि वो वायरस फैलेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है, इस तरीके का। अब दूसरा एक एग्जांपल और ले लीजिए कि मान लीजिए कोई दवाई बनाई गई है तो उसका प्रभाव देखना है हमको, कितना इफेक्टिव है वो लोगों के ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा कारण और प्रभाव। ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, छात्रों की पढ़ाई पर अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रभाव, किसी दवा के प्रभाव का परीक्षण, ठीक है। तो यदि कोई छात्र को पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो अलग अलग शिक्षण विधियों से उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो समझ में जब आएगा उसके, तो ये हो जाएगा, उसका प्रभाव हमको दिख जाएगा उस विद्यार्थी के ऊपर, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये रहा, इसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन करता है। स्वतंत्र चर को समझिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये एक घटक है और कुछ नहीं, ये ऐसा समझ लीजिए एक चीज़ है। और इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे आप लोग, कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लीजिए कि एक पौधा है, ठीक है, ट्री या फिर प्लांट। अब हम उसको पानी दे रहे हैं तो वो ग्रोथ करेगा धीरे धीरे। तो जब हम उसको पानी देंगे तो वो ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ उसकी लंबाई में होगी और चौड़ाई में होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर है क्या, पानी का
मात्रा, ठीक है, या पानी की क्वांटिटी, जितनी पानी की क्वांटिटी देंगे तो उससे कितना उसमें चेंजेस आ रहा है, उसके लंबाई में, उसके ग्रोथ में। तो दो वेरिएबल्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मैंने जब बोला कि पानी की मात्रा, तो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा मैंने बोला पौधे की लंबाई, पौधे की मोटाई, तो ये होगा उसका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं बड़ी आसानी से ना, कि जो पानी की मात्रा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बदलाव कर सकते हैं। और स्वतंत्र चर का सबसे प्रमुख तत्व तो यही है कि हम अपनी मात्रा में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी मात्रा में बदलाव कर सकते हैं। डिपेंडेंट में हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे हाथ में होता है, हम इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको और भी कहीं पर आप लगा दीजिएगा, हर जगह पर ये एग्जाम्पल फिट बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और निर्भर चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है। मतलब कि जब हम वेरिएबल चर में हमने परिवर्तन किया है, तो डिपेंडेंट चर में या डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, नियंत्रित वातावरण में संपन्न किया जा सकता है। मैंने बोला ना कि इंडिपेंडेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या लिखा जा रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि नियंत्रित वातावरण में हम इसको कर सकते हैं। प्रयोगात्मक शोध को हम नियंत्रित वातावरण में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा है हाइपोथेसिस का परीक्षण किया जा सकता है। तो हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच संबंध का अध्ययन। तो स्वतंत्र और निर्भर चर तो आप समझ ही गए, मैंने ऊपर बढ़िया एग्जांपल देकर के समझाया हुआ है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। चौथा कौन सा लिखा हुआ है, आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करना। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट आएगी या जो भी परीक्षण के परिणाम आएंगे, उनका सांख्यिकीय विश्लेषण होगा, ठीक है। 1 2 3 4 इस फॉर्म में वहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा उस रिजल्ट का। अब यदि हम इसको फिजिक्स लैब में देखें, साइंस लैब में भी देंगे, तो वहाँ पर भी मैथमेटिकल्स यूज़ होते हैं, और हमारे समाज शास्त्र में भी ये वेरिएबल्स यूज़ होंगे, ठीक है, ये आंकड़े यूज़ होंगे 1 2 3 4। एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको, तो मान लीजिए शिक्षा का स्तर निकालना होगा समाज के अंदर कि 100 महिलाएं हैं यदि किसी भी गांव के अंतर्गत, तो उसमें से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो उनको नंबर्स में ही डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। 10 महिलाएं, 20 महिलाएं, 40 महिलाएं, कितनी भी, तो ऐसे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया है, छात्रों के अलग अलग विधियों का प्रभाव, किसी दवा के प्रभाव का परीक्षण। तो नेक्स्ट है हमारे पास विवरणात्मक शोध, ठीक है। तो विवरणात्मक शोध, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ, ये रहा विवरणात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, यह शोध किसी घटना, स्थिति या प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह क्या है, पर केंद्रित होता है, क्यों है, पर नहीं। तो मान लीजिए मैंने एक वर्ड बोला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, हमको इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। कंप्यूटर क्यों है, इस पर ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा और विस्तार से समझिए। हमको इसको विवरण, डिस्क्रिप्शन देना है उसका, ठीक है, वो क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, तो ये हमको बताना है उसके बारे में। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्यों लाया गया है, ये हमारा काम नहीं है, ये विवरणात्मक शोध के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, ठीक है। किसी भी घटना का, स्थिति या फिर प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन, ठीक है, एकदम से डिस्क्रिप्शन कर देना है हमको, एक एक पहलू को टच करके उसका डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब कर देना है, ये हो गया। तो किस पर ध्यान देना है, प्रमुख वर्ड ध्यान रखिएगा, व्हाट इज़, ठीक है, व्हाट इज़ पर हमको गौर करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताएं इसकी कौन कौन सी हैं, किसी घटना का व्यवस्थित अवलोकन करना। तो किसी भी घटना का व्यवस्थित अवलोकन कैसे हो सकता है, जब उसका डिस्क्रिप्शन हमारे सामने हो। मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कोई यदि नया इंसान जाएगा तो किसी से पूछेगा कि बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पहला सवाल उसका क्या होगा, क्या हुआ है।
तो बताया जाएगा कि यहाँ पर से इधर से एक गाड़ी आ रही थी, उधर से एक गाड़ी आ रही थी, एक स्पीड में थी, एक धीरे थी, दोनों भिड़ गई, ये हो गया। ठीक है, जिसने उसका अवलोकन किया था उसने व्यवस्थित तरीके से उस व्यक्ति को बता दिया। तो घटना का व्यवस्थित अवलोकन इस तरीके से। दूसरा, डेटा संग्रह के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रेक्षण। सर्वेक्षण, साक्षात्कार या फिर प्रेक्षण। तो इन तीनों का उपयोग किया जाता है किस विधि में? विवरणात्मक विधि में। कैसे? मान लीजिए कि कोई भी डेटा आया है, ठीक है, डेटा कलेक्शन हुआ है। ये डेटा आया कहाँ से है? सर्वेक्षण से आया है, सर्वे से आया है। सर्वे क्या होता है? घूम घूम करके लोगों से उनके मत को नोट करना। दूसरा, साक्षात्कार से आया है, आप एक जगह पर बैठे थे, लोग आपके पास आ रहे थे और आप उनका इंटरव्यू लेकर के उनके डेटा कलेक्शन कर रहे थे। प्रेक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना, उस घटना को देखना, अच्छे से समझना और उसका विवरण कर देना, ये होता है प्रेक्षण। तो इन तीनों से जो भी डेटा का कलेक्शन होगा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? कौन से शोध के अंतर्गत? विवरणात्मक शोध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? आंकड़ों का वर्णनात्मक विश्लेषण। ये लीजिए, वही चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने बताई है। आंकड़ों के आधार पर 1 2 3 4 यहाँ पर आंकड़े दिए होंगे, 100 200 2000 3000, उनके आधार पर उनका विश्लेषण करना होगा। नेक्स्ट है, उदाहरण देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। भारत में महिला साक्षरता दर का अध्ययन देखिए। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही बैठ गया, दिमाग के अच्छा बैठा हुआ था। छात्रों की कक्षा में उपस्थिति का विश्लेषण। दोनों एग्जाम्पल काफ़ी सटीक बैठ गए हैं। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो नाम से ही दिख रहा है, यहाँ पर इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। तो यदि किसी ऐसे विषय पर जो साहित्य पर आधारित होगा और जो अभिलेखों पर आधारित होगा, उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च से करेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यह शोध अतीत की घटनाओं, प्रक्रियाओं, दस्तावेजों का अध्ययन करता है। समझ ही गए होंगे। इसका उद्देश्य किसी घटना के विकास और प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो मैं उदाहरण देखने से पहले ही एक उदाहरण सेट कर देता हूँ कि यहाँ पर उस उदाहरण को लिया जाएगा जैसे मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ये हम यदि अध्ययन करेंगे ना, तो ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत, तो हमारा विकास कैसे हुआ, ठीक है, हम आदि मानव थे, बंदर थे, क्या थे उससे पहले, ठीक है, सूक्ष्म जीव थे, कैसे हम इसमें डेवलप हुए और फिर हमारा विकास कैसे हुआ है और प्रभाव क्या पड़ा है वातावरण का हमारे ऊपर, ये इसका विश्लेषण करना होगा। तो ऐतिहासिक शोध का हम क्या करेंगे? सहारा लेंगे। चलिए आ जाइए, आगे बढ़िए। प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पहली विशेषता है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग। अब प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग कैसे करेंगे आप? तो सॉरी, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, जो भी स्रोत आपके पास क्या होंगे, उपस्थित होंगे, उसी के आधार पर उसका आपको विश्लेषण करना है। मान लीजिए कि आपको एक क्या मिला हुआ है, एक ताम्रपत्र मिला हुआ है, तो उस पर जो लिखा हुआ उकेरा हुआ जो भी शब्द है, उसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग का यूज़ करके पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक है उसके समय का, और फिर उस समय के लिए यदि कोई इक्विपमेंट वहाँ पर होगा उस भाषा को समझने के लिए, उस स्थिति को समझने के लिए, तो हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो ऐसे हम प्रथम और द्वितीयक स्रोत का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऐतिहासिक डाटा का विश्लेषण करेंगे। तो वही चीज़ें हैं, तो ऐतिहासिक डाटा निकल के, जैसे वेदांत हो गया हमारा, ठीक है, तो वेदांत में जैसे वेदों की रचना हुई थी, तो कितने वेद थे? 4 वेद थे। तो ये जो नंबर्स निकल के आएंगे जी, ठीक है, उपनिषद थे और मुंडकोपनिषद थे। तो ये जो सारे हमारे ऐतिहासिक डेटा थे ना, इन सब का अध्ययन, ठीक है, डेटा वाइज विश्लेषण करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है निष्कर्ष निकालने के लिए काल क्रम का अध्ययन करना। तो काल का उपयोग करना आप लोग समझ ही गए होंगे। ये लीजिए, काल क्रम का यूज़ कैसे करते हैं? क्रोनोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये बोला जाता है कि जो अकबर के समय की शासन व्यवस्था का सैनिक स्वरूप क्या था, कितना बड़ा था। तो पहले ये देखा जाएगा ना कि ये अकबर तक पहुँचे कैसे हैं हम। अकबर के पहले कौन कौन से शासक आए थे हमारे भारत में, आक्रमणकारी कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये सब क्रोनोलॉजी में उनका अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले जो क्या आए थे, मुस्लिम आक्रांता आए थे, ठीक है, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास, जो मोहम्मद गजनबी के आसपास वो जो आए थे यहाँ पर। तो उसके बाद क्रोनोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा,
है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे अंग्रेज़ों का आक्रमण, तो ये पूरे स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा कि उनके बाद क्या आया, मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद गजनवी के बाद कौन आया, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्रोनोलॉजी दिखाई जाएगी। तो अब नेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे उदाहरण, तो उदाहरण में क्या लिखा है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करना, ये लीजिए उदाहरण से वही आ गया है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में समय के साथ बदलाव कैसे हुआ है, इसका समझना है। तो दोनों को हम जब देखेंगे हिस्टोरिकल रूप से कि हमारे जो भारतीय जो इंस्टीट्यूशंस होती थी, जो आश्रम्स होते थे, जो कुटिया होती थी, वहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद कैसे चेंजेस हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में, तो क्रोनोलॉजी से उनको देखा जाएगा। फिर उसके बाद लिखा जैसे एक और उदाहरण, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करना। तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, तो उन सभी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम ही है कि हम आज़ादी को पा सके हैं। तो उन सभी स्वतंत्रता संग्रामों को देखना पड़ेगा, कितने लोगों ने योगदान किया है, कितने क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, तो ऐसे करके, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, हमारा 4th नंबर है गुणात्मक शोध। कौन सा है, गुणात्मक शोध। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुणात्मक शोध मानवीय व्यवहार, दृष्टिकोणों और अनुभवों का विश्लेषण करता है। तो गुणात्मक मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जहाँ पर हमारे खुद के विचार आ जाएंगे, ठीक है, हमारा जो व्यवहार है वो आ जाएगा, जो दृष्टिकोण है वो आ जाएगा, जो अनुभव है हमारा वो आ जाएगा, वहाँ पर गुणात्मक आ जाएगा। तो गुणात्मक शोध है, यहाँ पर कैसे और क्यों पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ के क्या आए थे, विवरणात्मक में हम केवल किसको ढूंढ रहे थे, क्या है, और कैसे और क्यों किस में आता है, गुणात्मक में। विवरणात्मक में क्या है, कैसे और क्यों किस में आएगा, गुणात्मक में। तो आइए उदाहरण के साथ समझ लेते हैं, हालांकि समझ ही गए हैं होंगे आप लोग, पर आइए देख लेते हैं। ये रहा उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना है, तो ये हमारे दृष्टिकोण से भी प्रभावित होगा। कैसे होगा आप सब लोग समझते हैं, वहाँ पर जाके जब हम देखेंगे तो लोगों का बोला हुआ डाटा पर और अपने ऑब्जर्वेशन पर, प्रेक्षण पर और अवलोकन पर भी हम दोनों का मिला करके परीक्षण करेंगे कि जो लोगों ने बोला था कि हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा दृष्टिकोण हमें बताएगा। दूसरा, महिलाओं की रोजगार में भागीदारी का विश्लेषण। तो ये जब हम ज़मीनी स्तर पर आकर के खोजबीन करेंगे तभी हमको मिल सकता है कि महिलाओं की जो रोजगार का स्तर है वो कैसा है और उनकी भागीदारी कैसी है, सक्रिय है, निष्क्रिय है या अर्ध सक्रिय है, ठीक है। आइए इसका हम क्या पढ़े थे, विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो शब्दों, प्रतीकों, अनुभवों का विश्लेषण, ठीक है, कैसे होगा आप सबको पता ही है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। शोध प्रक्रिया का लचीली होती है, शोध प्रक्रिया लचीली ही होती है क्योंकि हम वहाँ पर जा कर के प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्वेशन करते हैं और साक्षात्कार लेते हैं लोगों का, उनसे बातें करते हैं। तो ये काफ़ी लचीला होता ही है, लोग आकर के अपनी मन की जो बात है वो बेझिझक होकर के बता सकते हैं, ठीक है। उनसे उनकी रीजनल लैंग्वेज में हम बातें करते हैं तो काफ़ी लचीला हो जाता है, ठीक है। यदि वो गांव के हैं तो ग्रामीण भाषा का यूज़ कर लेंगे हम, तो उनसे जो वार्तालाप का कम्युनिकेशन का जो तरीका वो काफ़ी सरल हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ना जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी जैसी विधियों का यूज़ करते हैं। चले आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है हमारा मात्रात्मक शोध। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मात्रात्मक शोध में क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक शोध में डेटा का संख्यात्मक रूप में एकत्रित या एकत्रण और विश्लेषण किया जाता है। संख्या के रूप में एकत्रण और विश्लेषण किया जाता है। यह कितना, हाउ मच, और कितने प्रतिशत पर केंद्रित होता है, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, यह कितना है उस पर गौर करेगा। कितना मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, कितनी क्वांटिटी में है ना, नंबर्स में जो आया है वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। और दूसरा कितना प्रतिशत आया है। तो एक मान लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये देखिए एग्जाम्पल से समझना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, किसी क्षेत्र की बेरोजगारी दर का अध्ययन करना है। किसी क्षेत्र की बेरोजगारी दर का यदि अध्ययन करना है, ठीक है। तो अब इसको हम मिलाइए ऊपर वाले विश्लेषण से, कितना और कितने प्रतिशत। तो हम वहाँ की पूरी जनसंख्या को देखेंगे कि मान लीजिए वहाँ पर 100 लोग थे, ठीक है। तो 100 लोगों का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% में से कितने लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है।
तो पढ़े लिखे थे कितने थे, 40 लोग। तो अब 40 लोग आ गए तो नंबर आ गया, कितना आ गया, अब प्रतिशत में देखेंगे तो 40% आ जाएगा। कितना ईजी हो गया, ठीक है, ये रहा। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, छात्रों के परीक्षण परिणामों का विश्लेषण। तो छात्रों के परीक्षण परिणामों का विश्लेषण भी सेम वैसे ही किया जाता है कि जितने भी छात्र पास हुए हैं उनमें से कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, किसके कितने परसेंटेज हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी विशेषता पढ़ लेते हैं, फिर ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है विश्लेषण में, डेटा का मापन और संख्यात्मक विश्लेषण। तो हमको डेटा को मापना है, ठीक है, इसलिए तो बोला गया ना कि कितना है, हाउ मच, ठीक है, और उसका एवरेज कितना है, परसेंटेज कितना है, सॉरी एवरेज मैंने बोल दिया, परसेंटेज कितना है ये बताना है। तो ये दोनों चीज़ें जब मापेंगे, कितना एरिया है, कितने लोग हैं, नंबर्स कितने हैं, 200 300 400, एकदम करेक्ट आंसर या फिर जो एक्यूरेट जो नंबर्स निकल कर आएंगे उसी का विश्लेषण हो सकेगा, ठीक है, संख्यात्मक रूप से। फिर दूसरा लिया हुआ है सांख्यिकी उपकरणों और विधियों का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो सांख्यिकी उपकरणों का यूज़ किया ही जाएगा ना, हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, और जो हमारे क्या होते हैं जो इंडेक्सेस आते हैं ना, समय समय पर जो इंडेक्सेस आते रहते हैं, जैसे बेरोज़गारी का आता है, बेरोज़गारी इंडेक्स आता है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं ये, और जो शिक्षा का इंडेक्स आता है समय समय पर, तो इन इंडेक्सेस का यूज़ करेंगे, यही सब विधियाँ होती हैं इसके लिए, ठीक है। और सांख्यिकी उपकरण तो यूज़ करेंगे ही। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष निकालने के लिए गणितीय दृष्टिकोण, ये लीजिए। तो यदि कोई मैथ में काफ़ी अच्छा है तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, गणितीय दृष्टिकोण चाहिए होगा, नंबर्स में कैलकुलेशन करना होगा ना, कि मान लीजिए 150 दे दिया गया है तो वहाँ पर परसेंटेज निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा उनके लिए। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ही लिया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी सवाल होंगे आप सब लोग उसको कमेंट में छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ ही दीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। और यदि आपको ये नोट्स जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मेरी खुद की नोट्स ये चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पेस्ट कर दूँगा, और उस टेलीग्राम चैनल को मैं पिन कर दूँगा। लेकिन मैं ये तभी करूँगा जब आप लोग कमेंट मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।